नमस्कार। दद्दा की खरी खोटी पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आप हमेशा अपने दद्दा बाबा रामदास जी को अकेले बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन आज मैं दद्दा के साथ बातचीत करने वाला हूं। बाबा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। राम राम जी। जी जय दर्शकों, श्री आज राम। जय श्री राम। दर्शकों, पहलवान और पहलवानी से जुड़े मुद्दे पर आपके दद्दा यानी बाबा रामदास जी लगातार मुखर रहे हैं और लगातार गंभीर और हर पक्ष के वीडियो लेकर आते रहे हैं। अभी आज फिर हमारा विषय पहलवान है यानी रेसलिंग ही है, लेकिन किरदार बदला हुआ है। किरदार है पहलवान सुशील कुमार। आप सबको पता है सुशील कुमार एक आपराधिक मामले में जेल में हैं और उन पर गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। एक 307 का, एक 302 का, अपहरण के और तमाम मुकदमे। बाबा जी, क्या अपडेट है सुशील पहलवान के केस में? अवनीश भाई, है तो वैसे बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मैं आपको क्या बताऊं कि हम इंडियन रेसलिंग के सबसे चमकदार सितारे, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर इंडियन रेसलिंग हैज एवर प्रोड्यूस्ड, हिंदुस्तान की आज तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन पहलवान, मतलब इस दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये है तो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय, और हम देखिए उसमें क्या कर सकते हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी तक मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह है कि वो मुकदमा चल रहा है, और उसमें जो मेन जो कंप्लेनेंट है, एक तो उनकी तो मृत्यु हो गई थी, सागर पहलवान की। दूसरे जो बचे हैं वो है सोनू महाल। और उसमें सोनू महाल की गवाही हो चुकी है, और बीच में ये चर्चाएं थी कि कुछ गवाह हो सकते हैं हॉस्टाइल हो जाएं। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं थी कि सुशील पहलवान के पक्ष के कुछ लोग उनको गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं। कई बार सागर पहलवान के फादर ने ऐसे आरोप लगाए हैं, बकायदा दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट की है, कोर्ट में सबमिशन किया है, कोर्ट में एफिडेविट दिए हैं कि ये सुशील पहलवान जो है गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बीच में गवाहियां चल रही हैं, और जो मुख्य गवाह है वो सोनू महाल, उसकी गवाही हो चुकी है। और आज मेरी एक वकील साहब से बात हो रही थी जो इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं, वो मुझे बता रहे थे कि सोनू ने बड़ी जबरदस्त गवाही दी है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन के 25 से ज्यादा गवाह है प्रोसिक्यूशन के पास। कुल 22 एक्यूज्ड है, कुल 22 पहलवान इस पूरे प्रकरण में अभी जेल में बंद है, और प्रोसिक्यूशन के 25 गवाह हैं, जिसमें से सोनू की गवाही जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और वो गवाही हो चुकी है। और सोनू ने सभी 22 एक्यूज्ड के खिलाफ बड़ी जम के गवाही दी है, जिसमें मेन एक्यूज जो है वो सुशील पहलवान है। अच्छा, उसमें एक गवाही में ये बोला गया कि साहब उस वक्त हम लोग बहुत बुरी तरह घायल थे और हमको बहुत बुरी तरह बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा था, और कितने एग्जैक्टली थे हमला करने वाले ये हमें याद नहीं है, पर 25-30 लोग थे, ऐसा गवाही दी गई है, जिसमें से 22 तो जेल में बंद है। तो सर बात यह ना कि आपको तो पता है 302 से ज्यादा खतरनाक 307 होती है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है वो खुद जिंदा है और वो गवाही दे रहा है कि हाँ, अच्छा उसने गवाही दी है कि हमको हमारे घर से दरवाजा तोड़ के पिस्तौल दिखा के, हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल सटा के अपहरण करके लेके आए।
फिर हमको जो है स्टेडियम में लाके 25-30 लोगों ने बेरहमी से पीटा, मोटे मोटे डंडे और बेसबॉल के बैट ले रखे थे। उसके बाद जो डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस में खुद सुशील पहलवान एक बेसबॉल का बैट लेकर बड़ी बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये जो तमाम जो परिस्थितियां हैं ना सर, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सुशील पहलवान इसमें बच पाएंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। ये बड़ा क्लियर कट केस है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पहलवानों जी के लिए। निश्चित, बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा और आपने पहले ही दर्शकों को बता दिया कि आईपीसी में 302 जो कि हत्या का मुकदमा होता है, उससे कहीं ज्यादा जो खतरनाक और टिपिकल मुकदमा होता है वो 307 का होता है, हत्या की कोशिश, हत्या का प्रयास। क्योंकि 302 में तो आपने या किसी क्रिमिनल ने जिसकी हत्या कर दी वो सामने रहता नहीं, लेकिन 307 इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि जो जिसकी जान लेने की कोशिश की गई वो खुद एक गवाह के तौर पर होता है और उससे ज्यादा विश्वसनीय बात कोई कह नहीं सकता। तो ये निश्चित तौर पर सुशील कुमार के लिए एक बड़ी गंभीर स्थिति है। ऐसे में आप सुशील कुमार को क्या सजा की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सुशील कुमार को 2-3 बार, एक बार उनकी पत्नी की बीमारी पर, एक बार संभवतः उनके पिता के मृत्यु पर या माता के मृत्यु पर उस समय जमानत मिली, लेकिन वो सारी इंटरिम जमानत थी। उसके बाद अब इनको सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है और जमानत नहीं मिल पाने का जो मुख्य आधार यही होता है कि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब ये एक्चुअल मुजरिम है, यानी उस पर दोष सिद्ध के पूरे कोशिश है कि संभावना है कि दोष सिद्ध हो जाएगा। तो अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो क्या आप सुशील कुमार को एक गंभीर सजा की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, सुशील कुमार का भविष्य मुझे बहुत अंधकारमय दिख रहा है और उसमें ना कई चीजें क्लब हो गई हैं असल में। सबसे पहले तो जो सागर, जो बच्चा था जिसकी हत्या हुई, उसके फादर ने बार बार दिल्ली पुलिस को और कोर्ट को ये कंप्लेंट किया है कि सुशील पहलवान विभिन्न लोगों से दबाव डालकर मुझे मुकदमा वापस लेने या बयान पलटने का दबाव डाल रहे थे। और ये उन्होंने कंप्लेंट कई बार कर दी है। दूसरी चीज है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि दिस वॉज ए वेल प्लान्ड मर्डर। ये कोई गुस्से में, आवेश में या पहलवानों की दो गुटों की एक स्वतः स्फूर्त लड़ाई में चोट लगने से ये मृत्यु नहीं हुई है। बाकायदे पहले प्लानिंग की गई, विभिन्न स्थानों से 20-25 बदमाश जुटाए गए, हथियार बंद। वो आए, वो कितने बजे आए, वो कहां जुटे, उन बदमाशों ने कहां डिनर किया, उसके बाद इन्होंने इनको खोजना शुरू किया। पहले शालीमार बाग से 2 लड़के उठाए गए, उनको पीटा गया, उनसे पूछा गया कि बताओ सागर कहां है, सागर और सोनू। तो उसने बताया कि सागर और सोनू मॉडल टाउन के फलाने फ्लैट पे हैं। तो उस फ्लैट पे ये 20-25 लोग गए, वहां ऊपर फ्लैट का दरवाजा तोड़ के इनको उठा के लाए कि बोले नीचे पहलवान जो है होंडा सिटी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। तो इनको जब उठा के नीचे लाए तो पहलवान वहां बैठे थे, उन्होंने हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी। ये तमाम गवाहियां जो सोनू ने दी है ना सर, इससे ये सिद्ध हो गया है, हो रहा है कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड मर्डर। तो सर प्लान्ड मर्डर में, अच्छा दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों ने एक ही इंटेंट बनाकर ये क्राइम किया है। मतलब 20-25 लोगों का गिरोह था और उनका सरगना सुशील कुमार थे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दर्शकों को बता दें बाबा जी, दर्शकों को आपके, हाँ समझ रहा हूं, दर्शकों को बताते चलें कि आईपीसी में भाई देखिए, एक होता है गैर इरादतन हत्या
तो कई जी। बार जैसे कोई मोटर एक्सीडेंट में हो जाता है, आवेश में आके हो जाता है, गैर इरादतन हत्या और इरादतन हत्या, इसमें बहुत फर्क हो जाता है और वही फर्क फिर सजा में हो जाता है। जी। उसमें होता है ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आवेश में हत्या आ गई हो गई। आपको एक केस बताता हूं कि वो नेवी का एक वो था, अफसर था, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया मुंबई। वहां उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ उस फ्लैट में है। वो बहुत गुस्से में आ गया, उसने उसको चाकू मार दिया, वो लड़का मर गया। आपको याद है ना? उल्हास, संभवतः उल्हास नगर के आसपास की कोई ये घटना थी, मुझे जहां तक याद ये है। दिल्ली की, वो लड़की का नाम था मारिया और लड़का नेवी में अफसर था। फिर उन्होंने, मारिया ने, उसने उस लड़के को मिलकर उसके शव को मतलब टुकड़ों में करके वो डिस्पोज किया था। उस केस में जज ने सिर्फ शायद बहुत छोटी सी सजा दी है। आई थिंक इट वॉज अ फ्यू ईयर्स, 1, 2 या 3 साल की सजा दी है, जबकि वो हत्या थी। और उसने कहा कि हत्या पैशन, आवेश, गुस्से में कर दी गई, उसके हाथ में बाई चांस किचन का नाइफ लग गया, है ना? यहां पे क्या है कि दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में और अपने गवाहों से ये सिद्ध करने में लगी है कि इट वॉज अ वेल प्लान्ड मर्डर। तो सर, वेल प्लान्ड मर्डर में तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अधिकतम सजा मांगेगा। बिल्कुल, मांगने को तो वो कैपिटल पनिशमेंट मांगेगा, कैपिटल पनिशमेंट मांगेगा, कैपिटल पनिशमेंट मांगेगा इस केस में कि बिल्कुल आपने सर। प्लानिंग करके। अच्छा, उसमें भी अगर हाथ में पिस्तौल होता, बोले सर हमारा कोई इरादा नहीं था मारने का, गलती से गोली चल गई, ठीक बात। यहां तो पीट पीट कर मारा गया है। आप समझ रहे हैं ना स्थिति की गंभीरता? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अब सर इसका एक और बड़ा दर्दनाक पहलू भी है। सुशील के साथ 21 पहलवान साथ में उनके बंद हैं। आज तक एक को भी जमानत नहीं मिली। वो सभी लड़के 20, 22, 21, 22, 23 साल के हैं। उन सभी बच्चों को उनके माँ बाप ने पहलवानी करने के लिए छत्रसाल स्टेडियम भेजा था। उसमें से एक लड़का है अनिरुद्ध दहिया करके, उसको बड़ा भयंकर दमा हुआ पड़ा है। उसने उस दमे के आधार पर अभी पिछले महीने बेल की एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं बहुत सख्त बीमार हूं, मुझे सांस की बीमारी है, मुझे मतलब इतनी खांसी आती है कि मैं खांसते खांसते बेहोश हो जाता हूं। इसके बावजूद कोर्ट ने उसको जो है बेल नहीं दी। खुद पहलवान जी को अब तक 3 बार इंतरिम बेल मिली है, 1-1 हफ्ते के लिए। पहली बार जब उनकी पत्नी बीमार थी, दूसरी बार 1 हफ्ते की बेल मिली, 6 दिन की। दूसरी बार जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तब 6 दिन की बेल मिली। तीसरी बार 7 दिन की उनको इंटरिम बेल मिली जब उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन कराया दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में। अब की बार उन्होंने फिर एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी पिछले महीने, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब घुटने के ऑपरेशन के बाद मेरा जो है फिजियोथेरेपी नहीं हो पा रही है, मेरे घुटने में दर्द बना रहता है और मैं तो बैसाखियों पे चलता हूँ। ये प्ली लगा के उन्होंने बेल मांगी थी, कोर्ट ने बेल नहीं दी, मना कर दी। इसके अलावा 21 लड़के मैंने बताया, उसमें से किसी की भी बेल आज तक नहीं हुई। अच्छा, उन लड़कों को ये मालूम थोड़ी ना था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। उनको क्या पता था कि पहलवान जी उसको लाएंगे, इतना मारेंगे कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत दुखद है। अच्छा बाबा जी, चूंकि कुश्ती पर मैं अपने यहाँ प्रारब्ध के मंच पर भी आपसे बातचीत करने का मुझे कई मौके मिले हैं और कुश्ती में जो कुछ भी पिछले 1 साल चल रहा है, ये एक दुखद पहलू है सुशील कुमार पहलवान के साथ। यहाँ एक साम्यता मैं पाता हूं, जो कुश्ती में जो है रेसलर जो स्ट्राइक हुई थी पहलवानों की, उसमें और ये सुशील कुमार में, ये दोनों मामले ऐसे हैं जिसमें
कुश्ती का जो मुख्य लक्ष्य है, जो मेन काम है पहलवानों का, उससे अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। वहां सुशील कुमार कुश्ती को छोड़ के दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, जिसका नतीजा निकला इतना जघन्य उनसे जो है अपराध हो गया। यहां आप देखिए तो रेसलिंग फेडरेशन के एक पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ धरना अनशन प्रदर्शन, यानी यहां पूरी तरह से राजनीति में उलझ गए और वहां से भटकाव हो गया। बजरंग पुनिया का जो प्रदर्शन एशियाड में वो उसका सामने है सबके। ऐसा कौन सा ये ग्रहण है कि जो कुश्ती जैसे प्रखर खेल, जिसमें कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है और कर रहा था एक समय में, ये बड़े नाम हैं, आखिर ये भटकाव क्यों होता है? सुशील कुमार के उदाहरण से ही आप बताइए कि वो क्राइम की तरफ भटकाव कैसे हो गया? आपने ना भारतीय कुश्ती के बहुत ही दर्दनाक पहलू, बड़ी रॉ नर्व को छू दिया है ये सवाल करके। देखिए, सुशील कुमार का अगर अकेला केस होता ना तो हम कह देते चलो एक आदमी था भटक गया या थोड़ा है। सर, सबसे ज्यादा निराशा मुझे होती है बजरंग पूनिया के एटीट्यूड से, कि बजरंग पूनिया का इतना अच्छा कैरियर चल रहा था। और सर वही एक एग्जांपल हमारे पास नीरज चोपड़ा का भी है, वो इनसे कहीं बड़ा स्टार है। आप बताइए ना, नीरज चोपड़ा कहीं बड़ा स्टार है, पर उसने अपना फोकस सिवाय स्पोर्ट्स के कहीं नहीं हटाया। वो उसको सचमुच अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखता नहीं है लड़के को, और वो लगातार वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिए चले जा रहा है। आखिर क्या हुआ कि सुशील भी अपने रास्ते से भटक गए और इधर बजरंग पूनिया भी अपने रास्ते से भटक गए? तो सर इसका कारण है कि हमारे पहलवान जो हैं, जब वो कहता है ना कि जब जिस पेड़ को फल लग जाए उसको झुक जाना चाहिए। सर हमें लगता है कि हमारे पहलवानों में ये कुछ संस्कारगत दोष आ रहा है कि सक्सेस जब इनको मिल रही है तो ये झुकने की बजाय तन जा रहे हैं। इनके अंदर ईगो, अहम। देखिए, उस्ताद लोग जो कहते हैं ना कि अब तुम बड़े पहलवान हो गए हो, तुमको लोग बहुत बड़ा बनाएंगे, तुम्हारी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाएंगे, पर तुम जमीन से जुड़े रहना। जो उस्ताद खलीफा है ना, हमारे जो गुरुजन है, वो बड़े पहलवान। अगर देखिए सर, बात यह कि सक्सेसफुल होना एक अलग विषय है, और उस सक्सेस को लंबे समय तक मेंटेन रहना और टॉप के पर लंबे समय तक बने रहना, ये बड़ा कुछ लोग फ्लूक्स होते हैं ना, जो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, कुछ अचानक एक फिल्म हिट हो गई, बड़े स्टार बन गए, फिर एक आध साल बाद लुढ़क के वापस पुनर्मोश को भव हो गए। सर सक्सेस प्राप्त करना और उस सक्सेस को लंबे समय तक रिटेन करना, तो सर वो उसके लिए संस्कार जरूरी है। यहां पे सर उसका दोष आ जाता है। अच्छा, आप जब संस्कार को दोष दे रहे हैं तो ये संस्कार सामाजिक संस्कार, पारिवारिक संस्कार, या किस तरह के संस्कार की बात कर रहे हैं आप? ये जरा समझना मुझे लगता है कि दर्शक जरूर चाहेंगे कि आप संस्कार के भटकाव की, दोष की बात कर रहे हैं, तो कौन से संस्कार? सामाजिक संस्कार, जो खेल वो खेल रहे हैं, जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के संस्कार, या उनका अपना पारिवारिक संस्कार? कौन से संस्कार की बात? सभी सर, ये कुमुलेटिव फेलियर है सर, ये कलेक्टिव फेलियर है पूरे उसका। तीनों दोषी हैं, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार और सांस्थानिक संस्कार। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हमारा जो स्पोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इवन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इन स्टार्स को, इन सक्सेसफुल पहलवानों को सचमुच लार्जर देन लाइफ मान लिया। इनकी सभी विम्स, इच्छाएं, इनके नाज और नखरे उठाने लग गए, इनकी अनर्गल बातों पर यस सर बोलने लग गए।
इनको जरूरत से ज्यादा बड़ा स्टार बना दिया गया और वो स्टारडम इनके दिमाग में घुसने दिया गया। इसमें भी सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दोषी मानता हूं। इवन हमारे जो मोदी जी हैं उनका भी दोष है। सर मोदी जी तो अपना बच्चा समझ के प्रोत्साहन देने के लिए फोन करते हैं, नाम लेके बुलाते हैं, अपने बगल में बैठा लेते हैं, एक फोन पे उपलब्ध हो जाते हैं। कोई खिलाड़ी समय मांग ले तुरंत पीएमओ से तुरंत समय मिलता है। आपको मालूम है हमारे स्टाफ को, खिलाड़ियों को। मोदी जी का ये नेचर है। आपको याद हो तो एक बार मालिनी दीदी ने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था कि जब हमारे वो दृष्टिबाधित बच्चों की टीम क्रिकेट इंडियन वर्ल्ड कप जीत के आई थी पाकिस्तान से, तो बच्चों ने दिल्ली में इच्छा जताई कि क्या मोदी जी से हमारी मुलाकात हो सकती है। तो अवस्थी जी ने कहा कि चलिए, वह है तो बड़ा मुश्किल पर मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने पीएमओ को फोन किया कि ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं और बच्चे मोदी जी से मिलना चाहते हैं। तो पीएमओ से 15 मिनट बाद फोन आया कि आप कितनी देर में उनको लेकर पीएम आवास पे आ सकते हैं। और आनंद फानन में, वो किस्सा आपको याद होगा, आनंद फानन में जो है वो अरेंज किया गया और पहुंचे तो वहां मोदी जी जो है बच्चों का इंतजार कर रहे थे। जब बच्चे गेट में आए तो मोदी जी स्वयं आगे चल के आए, उन्होंने बच्चों को रिसीव किया और 15 मिनट का समय दिया था मोदी जी। फिर मोदी जी उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग गए। तो देखिए, प्रधान सेवक जी का तो ये नेचर है कि वो खिलाड़ियों को वाकई बहुत मान देते हैं। पर सर मोदी जी ने आपको अपने सिर पे बिठाया, ये उनका बड़प्पन है। पर आप सिर पे बैठ गए, ये आपका दोष है। आप मेरी बात समझ रहे हैं अवनीश भाई? बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने आपको अपने सर पर बैठाया, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन आप सचमुच में कूद के बैठ गए और बैठे ही नहीं बल्कि वहां पर नित्य क्रियाकर्म भी करने लगे हैं। उसको मैं तो ये तो और एक स्टेप बात आगे बात हुई। चूंकि ये मोदी जी की फीलिंग है तो भाई वो नीचे तक परकुलेट होती है ना। ठीक बात। एक ओलंपिक चैंपियन को मोदी जी इतना मान दे रहे हैं तो खेल मंत्री क्यों नहीं देगा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों नहीं मान देगी? ये फेडरेशन WFI क्यों नहीं सम्मान देगा? तो सर अब यदि आपको सम्मान मिल रहा है, पूरा देश आपको सिर आंखों में बिठा रहा है, पर आप देश के सिर पे मत चढ़िए। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने कहा ना, आप देश के सर पर मत चढ़िए, क्योंकि देश की जमीन पर खड़े रहिए, देश की धरती की, अपनी माँ की गोद में चढ़े रहिए, सर पर मत जाइए। अच्छा, अब चलते चलते एक सवाल अगर आपसे मैं पूछूं, सुशील कुमार से लेके बजरंग पूनिया तक कुश्ती जगत का कितना नुकसान हुआ, कुश्ती के भविष्य का कितना नुकसान हुआ? आपने गिनाया कि 20-21 पहलवान जो छोटी उम्र के हैं वो सुशील के साथ जेल में बंद है। यहाँ बजरंग पूनिया के जरिए जो पिछले 1-1.25 साल से चल रहा है कुश्ती जगत में, वहां भी कितने पहलवानों का कैरियर, जो यंग बच्चे हैं, यंगस्टर हैं। तो एक समाज ऐसा है, जो गार्जियन है, जो माँ बाप हैं, जो इतने संसाधन लगा के इस स्पोर्ट्स में बच्चों को डालना चाहते हैं, उनका मनोबल कितना टूटा। और आगे आने वाली जो पौध, क्योंकि इसका एक असर दिखेगा एक समय के बाद, अचानक कुश्ती जगत में एक खालीपन आएगा, टैलेंट का खालीपन आएगा, हतोत्साहित होंगे लोग, गार्जियन हतोत्साहित होंगे। बच्चियों के ऊपर जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि उनकी इज्जत और दिस दैट, तो उसको लेके गार्जियन डरेंगे, समाज डरेगा। ऐसे में भारतीय कुश्ती जो बिल्कुल सरपट दौड़ रही थी, सफलता के तरफ चल रही है, अभी भी चल रही है, उसका भविष्य में क्या नुकसान आप देखते हैं, क्या असर देख रहे हैं इस तरह के जब वाकये हो जाते हैं? अवनीश भाई, मैंने पहले भी कहा है कि सुशील प्रकरण से यदि भारतीय कुश्ती का 1 रुपए का नुकसान हुआ, 1 रुपए का, तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के प्रकरण से कुश्ती का 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उस नुकसान की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी आप भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने पूरे कुश्ती जगत को नहीं,
पूरे खेल जगत को कलंकित कर दिया है। और उसका तो सर वो खामियाजा अभी नहीं सर, अभी तो शुरुआत है। अभी तो जो आप देख रहे हैं ना, इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग की सिर्फ कोना ऊपर से दिखाई देता है, असली तो अंदर दिखता नहीं, वो बाद में पता लगता है। सर इसका वो खामियाजा भारतीय कुश्ती भुगतेगी। हमारी बच्चियों का वो मनोबल डाउन हुआ, और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही है ना। पहले ये इस प्रकार के झूठे आरोप लगे, उसके बाद एक हमारी पहलवान का जो है वो वीडियो वायरल हो गया, उसमें एक बहुत ही नामी गिरामी और बहुत ही अच्छी बच्ची, उसको लपेट लिया गया। तो सर ये सारी चीजें पेरेंट्स को हतोत्साहित करती है, पेरेंट्स का मोरल डाउन होता है। ठीक बात। जब इस प्रकार के घिनौने गंदे आरोप लगाते हैं आप, तो पेरेंट्स को लगता है यार छोड़ो, किस गंदगी में फंस गए, कहां हम अपनी बेटियों को डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपकी चिंता लगातार एक कुश्ती जगत से जुड़े हुए हैं, आप रहे हैं, आप भूतपूर्व शाही कोच रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक गार्जियन, एक अभिभावक, और जैसे होता ना कि अपने घर के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको लेके आप लगातार आपका कंसर्न देखने को मिला है। हमारे यहाँ भी देखने को मिला है, आपने खुद अपने चैनल पे इसको लगातार फॉलो इसको किया है। अब क्या कहा जा सकता है, एक उम्मीद क्या आपको नजर आती है कि थोड़ा बहुत कुछ सीख मिलेगी? सर सुशील प्रकरण में तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लंबे जाएंगे। और बाकी जहां तक बजरंग पूनिया प्रकरण है, तो उसमें इस 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट है, तो शायद इस डेट पे WFI के चुनावों का रास्ता तो साफ हो जाएगा। और इसी 22, 23, 24 अगले हफ्ते ही जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में जो है 3 डेट्स दे रखी है, जिसमें जो चार्जेस पे जो बहस, चार्जेस फ्रेम होने पे जो बहस चल रही थी, उसका जजमेंट जो है वो जज जो है वो रिजर्व कर लेगा। तो ठीक है, ये मुकदमा तो बड़ी तेजी से चल रहा है। WFI के चुनाव आज नहीं कल हो ही जाएंगे, पर जो नुकसान होना था वो हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो होना था, जो बिगड़ना था, वो तो भारतीय कुश्ती का बिगड़ ही गया है, क्या सुशील, क्या बजरंग पूनिया तक। ऐसे में अब सुशील के मामले में तो यही कहा जा सकता है कि कानून अपना काम करेगा। किसी अपराधी और का दोष अगर सिद्ध होता है तो उसको जेल मिलेगी, उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं, न एक समाज के तौर पर, न एक व्यक्तिगत तौर पर कोई सिंपैथी नहीं ली जा सकती, और कोई बचाव नहीं किया जा सकता, कोई तर्क, कोई कुतर्क नहीं दिया जा सकता। यहां बजरंग पूनिया, अभी भी उनका कैरियर बचा हुआ है, ठीक है, वो खेलना चाहते हैं खेलें, लड़ना चाहते हैं लड़े। अब लड़ना वो क्या चाहते हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि वो कुश्ती लड़ना चाहते हैं, ये तो बजरंग पूनिया ही बता पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय कुश्ती का एक बड़ा नुकसान हो जरूर गया है, लेकिन ऐसे में ही ये देश उस निराशा के दौर से जो 2014 के बाद लगातार निकल के आया है, और एक सांस्कृतिक जो है एक उत्थान हो रहा है देश का, तो ऐसे में कुश्ती जैसा जमीन से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ और इतने पुरुषार्थ के इस खेल में भारत जल्दी ही रिकवर करेगा। इसी उम्मीद के साथ बाबा जी, आपके ही दरवाजे, यानी आपके ही दद्दा की खरी खोटी पर आपके ही समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। ये भी एक अलंकार हुआ। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बाबा जी से हमारी बातचीत आप सबको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अवनीश को आज के लिए दीजिए विदा, और एक बार फिर बाबा रामदास जी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी।